औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग बखैरियत होंगे, ठीक ठाक होंगे। आर्टिकल नंबर 5, पार्ट नंबर 2, डेली टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड कंप्लायंसेस। हमारा टॉपिक चल रहा है डेली टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड कंप्लायंसेस। आज इसका पार्ट नंबर 2 हम पढ़ें और समझेंगे। इसमें सेक्शन 32, 33, 34 और 35 की कंप्लायंस करने जा रहे हैं हम। आर्टिकल नंबर 4 में हम सेक्शन 20 और 21 की कंप्लायंस पढ़ और समझ चुके हैं, जबकि आर्टिकल नंबर 5 में डेली टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड कंप्लायंसेस का नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सेक्शन 32, 33, 34 और 35 को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखें जी, हम पढ़ रहे हैं टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेली बेसिस पर। तो इसमें सेक्शन 32, 33, 34, 35 है, वो हमें ये बताता है कि आपने अकाउंटिंग कैसे मैनेज करनी है, आप कैसे अकाउंटिंग बनाते हैं। आर्टिकल नंबर 4 में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ दोबारा, कि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। एक अकाउंट है मैनेजमेंट के एक्यूरेट फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए होते हैं। दूसरे टैक्स अकाउंट्स होते हैं, यही हमारा मुद्दा है, यही अकाउंट्स एसएसीपी में जाते हैं, यही इसी की इनकम टैक्स की रिटर्न होती है, यही हमारे ऑफिशियल अकाउंट है। और हमने इसमें टैक्स लॉज की सारी कंप्लायंसेस करनी है, जो कि हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने सेक्शन 20 से स्टार्ट की, 20 को भी करना है, इसके अंदर डालना है, 21 को भी डालना है। अब हम 32, 33, 34, 35 पर पहुंच गए हैं कि ये सेक्शन की कंप्लायंस भी इन अकाउंट्स में होनी चाहिए। चलें जी, अकाउंट्स बजाते खुद अकाउंट्स के ऊपर ही बात आ गई। कहता मेथड ऑफ काउंटिंग क्या है। तो पहली तो ये बात है, आप जानते हैं कि 2 तरह की टैक्स रेजीम्स हैं, पीटीआर और एनटीआर। तमाम लॉ जो है वो एनटीआर बेस्ड है। तमाम कवानीन एनटीआर जो नॉर्मल टैक्स रेजीम है उसके लिए बने हैं। तो ये भी जो कानून हम पढ़ रहे हैं, जो आर्टिकल नंबर हमने 4 पढ़ा था, वो भी तब भी कारगर है कि आप एनटीआर की आपकी आमदनी हो। पीटीआर की होगी तो उसमें तो आप उसके फीचर नॉलेज स्टेज में पढ़ चुके हैं, आपको तो अच्छे तरीके से पता है कि उसमें क्या होता है। ना उसकी रिटर्न जानी है, 115(4) की स्टेटमेंट जानी है, ना उसका ऑडिट होना है, ना उसके अकाउंट्स रिक्वायर है उनको अपने मैनेजमेंट अकाउंट ही बनाने हैं एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए, उनको कुछ नहीं रिक्वायर इस तरह की चीज। ठीक है। तो ये जो सारी अकाउंटिंग है, ये जो सारी चीजें सेक्शन 20 में पढ़ी, 21 में पढ़ी, अब 32, 33, 34, 35 पढ़ने जा रहे हैं, ये सारा एंटी आ रहा है, क्योंकि सारी आमदन नॉर्मल टैक्स रजीम, जिसको इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, 5 की 5 है, ये इनके लिए मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। ये सारी चीजें इनके लिए हैं जो डेली बेसिस पर टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो एनटीआर के लिए है। वो उसमें जो तीसरा हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस, उसके लिए है। ठीक है। चलें, अकाउंटिंग का तरीका एफबीआर से पूछते हैं कि हमें बताएं कि हम अपनी अकाउंट्स को किस तरह बनाएं। आप क्या कहते हैं? तो हम उस तरह ही बना लेते हैं, हम उस तरह ही कंप्लायंस करते हैं। कहता है जी कि अकाउंट्स के हवाले से एफबीआर कहता है आपको सेक्शन 32, 33, 34, 35 की कंप्लायंस करना पड़ेगी। तो ठीक है, कर लेते हैं, हमें बताएं तो सही क्या है। कहता है जी कि अकाउंट्स दो तरह के, तरीका दो है अकाउंटिंग करने का, एक कैश बेस्ड है, एक रूल बेस्ड है। आप सब जानते हैं, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, उसके लिए फायदा हो जाएगा जो अकाउंटिंग नहीं जानता। वो कहता है जी अकाउंटिंग में दो तरीका होता है, दो तरीके हैं। पहला तरीका है कैश बेस्ड, दूसरा एक्रूवल बेस्ड। कैश बेस्ड ये है कि फर्ज कर लेते हैं कि मेरे पास एक प्लाजा है, जैसे ईडन सेंटर ले लेते हैं। ये ईडन सेंटर है, इसके अकाउंट्स में बनाने लगा हूँ कैश बेस्ड। वो कुछ इस तरह बनेंगे कि जो मुझे सारे महीने में फर्ज करें 10 लाख किराया पूरे प्लाजे का आता है, तो फर्ज करें कि 10 लाख आया है, उसमें से 6 लाख आया है, और इस महीने अगर 6 या 7 लाख आया तो मैं कह दूंगा कि मेरी सेल हुई है 6 लाख की, और जितने पैसे मेरी जेब से गए हैं खर्चों की मद में या वैसे,
तो मैं कहूँगा ये मेरे खर्चे हैं। तो दोनों को सेट ऑफ करके मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। ये कैश बेस्ड अकाउंटिंग है और इसको यूज़ करते हैं दुकानदार, छोटे लोग जिनका छोटा सा कारोबार है, शॉपकीपर, जिसमें पैसे का आना सेल कहलाता है, पैसे का निकलना उनका खर्चा कहलाता है। और वो अपना देख लेते हैं कि हमें लॉस हुआ है कि प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ है। दूसरा आते हैं अक्रूवल बेस पर। अक्रूवल बेस ज्यादा अच्छी रिपोर्ट है, इसमें रिपोर्टें दो आ जाती हैं एक से। उसमें जहाँ ये कि पैसे कितना नफा नुकसान है, इसके साथ ये भी बताता है कि लेन देन कितना है, किससे कितने पैसे लेने हैं और कितने किसको देने हैं। यहाँ पर रिपोर्टें दो बन जाती हैं एक से निकल के, और एक का नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, दूसरे का नाम बैलेंस शीट होता है, जो हमें इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल, फाइनेंशियल पोजीशन भी बताती है कि किससे कितने लेने हैं और किसको कितने देने हैं पैसे। अब उसमें जब मैं अकाउंट्स बनाऊंगा तो कुछ यूं बनेंगे कि मैं कहूँगा 10 लाख मेरी सेल है और खर्चा मेरा मैं उतना निकालूंगा जितना एक्चुअल पे करना है जब भी करना है। फर्ज करें सिक्योरिटी गार्ड की तनख्वाहें 2 लाख हैं, तो मैं 2 लाख पहले निकाल दूंगा, तो 8 लाख अपना नेट प्रॉफिट लिख लूंगा, ये मेरा प्रॉफिट होगा। और मैं बैलेंस शीट में कहूंगा कि मुझे 8 लाख किराया आने में से सिर्फ 3 लाख आया है, 5 लाख मेरा आने वाला रहता है और रिसीवेबल में खड़ा कर दूंगा। और तनख्वाहों का कहूंगा कि तनख्वाहें 1 लाख दे दी हैं, 1 लाख पे करने वाली हैं, तो पेबल में स्टैंड कर दूंगा। तो चूंकि इसने ज्यादा एस्पेक्ट को कवर किया है, इसने लेन देन को भी बताया है इस मेथड ने, और पी एंड एल भी दुरुस्त निकला है। आखिर मेरा मुनाफा इतना ही होगा ना, कभी भी पैसे आएंगे रिगार्डलेस आई हैव रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। अभी मैंने इसको रिसीव कर किया है पैसों का या नहीं किया, वो कहता पैसे लेन देन अलग बात है, लेकिन आपका मैं नफा नुकसान पहले बता दूंगा, आपको इतना नफा होगा, पैसे जब मर्जी मिले। उसको कहते हैं अक्रूवल बेस। अब वो कहता है एफ कि कंपनीज है ना, पीवीटी, एलटीडीज, इन सबको अक्रूवल बेस अकाउंटिंग उनकी मैं चेक करूंगा। अब वो कैश बेस नहीं कर सकते, जबकि नॉन कॉर्पोरेट जो सारे हैं वो कैश बेस कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है टेक्निकल मिस्टेक्स इतनी ज्यादा है उसमें। उसमें लेन देन तो कवर होता ही नहीं है, उसमें तो बैलेंस शीट कर लेती है कवर। तो लिहाजा ईओपी के अकाउंट्स भी कैश बेस बन सकते हैं, हाँ जी, लेकिन ज्यादातर लोग अक्रूवल बेस ही बनाते हैं, बैलेंस शीट, पी एंड एल, ठीक है जी, ये चीजें बनाते हैं। तो लिहाजा अभी हमने एक चीज सीखी है कि जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है अक्रूवल बेस होगा इन केस ऑफ ए कंपनी, अक्रूवल बेस इन केस ऑफ ए अगर कंपनी नहीं है, कंपनी के अलावा नॉन कंपनी है, तो फिर अक्रूवल बेस नहीं है, फिर कैश बेस्ड है। अदरवाइज कंपनी से मुराद ये है एसएससी से इल्हाक शुदा कोई भी अदारा, इसमें एलटीडी, स्मॉल कंपनी, मुदारबा कंपनी, बैंकिंग कंपनी व्हाट्सएवर आ सकती है। तो मेथड ऑफ अकाउंटिंग में जो मेथड आपने लगाना है वो मैंने बता दिया। अक्रूवल बेस पीवीटी के लिए और एओ कॉर्पोरेट सेक्टर सब के लिए अक्रूवल लाजमी है, और इनके लिए नॉन कॉर्पोरेट सब के लिए कैश बेस भी कर सकते हैं, अक्रूवल बेस भी कर सकते हैं, मर्जी है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये पहली कंप्लायंस है इख्तियारी हवाले से। फिर वो कहता है कि जी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ मेथड को। कहता है इफ कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट चेंजेस इज नेसेसरी टू clearly reflect the income from business, you can change the method of counting, but you cannot omit any transaction from the record, and no item is taken into account more than once. वो ये कह रहा है कि अकाउंटिंग का मेथड तो तब्दील किया जा सकता है, लेकिन नॉन कॉर्पोरेट वाले लोग ही कर सकते हैं, जो तैयार किया उसी को चलाएं। और अगर आप ये साबित होने में कामयाब हो जाते हैं कि मेथड को चेंज करने से आपकी आमदन ज्यादा अच्छी रिफ्लेक्ट होगी, तो फिर कमिश्नर आपको अलाउ कर देगा मेथड को चेंज करना, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं व्हाट इज द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इट मींस such method of counting under which a person in respect his income from business drives income
व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव्ड एंड इनकम एक्सपेंस व्हेन इट इज एक्चुअली पेड, पहले भी पढ़ चुके हैं। कैश बेस्ड क्या है, व्हाट इज मर्केंटाइल या अक्रूवल बेस्ड। अक्रूवल बेस्ड में मैं पढ़ा चुका हूँ कि अक्रूवल बेस्ड में दो रिपोर्टें हैं, ज्यादा एस्पेक्ट को कवर करता है कि अक्रूवल बेस्ड mercantile accounting is that method under which a person in respect of his income from business drives income when it becomes due and incurs expense when it becomes payable। खर्चा हो गया तो हो गया, रिगार्डलेस यू हैव पेड और नॉट पेड, इनकम होगी होगी, इनकर हो गई तो हो गई, अगर आपको पैसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, ये अक्रूवल सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है सेक्शन 35, आगे आते हैं, इसका किस तरह हम कंप्लायंस करेंगे। अच्छा, इसकी कंप्लायंस हम करेंगे, देखें बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। कह रहा है कि इट्स मींस दैट व्हाट इज द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ स्टॉक यूज्ड इन द बिजनेस इन अ टैक्स ईयर। कहता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या चीजें पीछे से लेके आगे फोकस करते हैं, तो लिहाजा अब आपके पास अशिया है, तो आपको स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं ऐसी अशिया जिसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, स्टॉक इन ट्रेड उसको कहते हैं। अगर आप कंप्यूटर में कर रहे हैं ट्रेड तो स्टॉक इन ट्रेड आपका कंप्यूटर से, ठीक है। वो जो आपने 30 जून को बताना है कि मेरे पास 30 जून को इतना एसेट बाकी रह गए थे, इतना स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके हवाले से एफआईआर बड़ा कॉन्शियस है। और स्पेशल सेक्शन 35 में उसने बताया कि सेक्शन 35 की कंप्लायंस अब हरगिज करें, लाजमी करें और दुरुस्त तरीके से करें। और हम बड़ा कंसर्न करते हैं इस बात से कि आप स्टॉक इन ट्रेड की वैल्यूएशन दुरुस्त तरीके से किया करें, क्योंकि हमें इससे बड़ा नुकसान हो सकता है, हमारे टैक्स के पोटेंशियल को, हमारा टैक्स इससे बड़ा कम हो सकता है अगर आप स्टॉक इन ट्रेड को का जो मेथड है लिखने का, काउंट करने का बदलते हैं, तो हमें नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा हम आपको मॉनिटर करेंगे, जब आपका ऑडिट करेंगे तो स्पेशल चेक करेंगे स्टॉक एंड ट्रेड की सूरत हाल, कि आपने रजिस्टर किस तरह बनाया है, आप किस तरह तरीकाकार किस तरह इस्तेमाल करते हैं स्टॉक एंड ट्रेड को मैनेज करने का। चलें जी, देखते हैं कि स्टॉक एंड ट्रेड है क्या। वो ये कह रहा है कि हाँ, फर्ज करें कंप्यूटर की शॉप है आपकी, लैपटॉप, साल के शुरू में आपके लैपटॉप पड़े थे 20, जब 1 जुलाई आया, आपने पूरे साल 500 लैपटॉप खरीदे, मजीद तो बन गए 520, 20 पीछे वाले पड़े हैं और 500 नए खरीदे, तो टोटल स्टॉक बन गया आपके पास 520 का। लेस क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक एट एंड ऑफ ईयर। अब आपसे 30 जून को अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं तो 30 लैपटॉप पड़े हैं अलमारी में। आप कहते हैं यार मैंने बेचे फिर कितने हैं, तो उसका फार्मूला ये है, उसका फार्मूला कुछ यूं है कि साल के शुरू वाले और ड्यूरिंग द ईयर जो आपने खरीदा था स्टॉक, उन दोनों को जमा कर लें जो कि 520 बना था, और उसमें से साल के दरमियान, साल के इख्तिताम पर जो बाकी बचा हुआ है आपका स्टॉक, उसको गिन लें। तो अगर 100 है तो होगा यूं कि 20 जमा 500, 520 माइनस 100, 420। इसका मतलब ये है कि 420 जो हैं वो आपके बिक गए हैं। कॉस्ट ऑफ स्टॉक यूज इन द टैक्स ईयर विल बी 420। अब ये आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है, यानी कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड से कॉस्ट ऑफ सेल हमारी निकल रही है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक गलत बता देता हूं और अलमारी में से 100 नहीं पड़े हुए, दो कोई चोरी करके ले गया और मैंने उसको सिर्फ गिना है तो 98 बाकी बड़े पड़े थे, तो मैं यहाँ माइनस तो 98 करूंगा ना। जब 420 में से 520 में से 100 निकालूंगा तो 420, अगर मैं 98 निकालूंगा
तो कहेगा 422 आपके बिके हैं, ज्यादा सेल हुई है। मिसाल के तौर पर इस मिसाल में 420 कंज्यूम थे, और वो बाद में कहेगा आपको ज्यादा नफा हुआ है। यानी कहने का मकसद ये है कि आपकी जो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो इंक्रीज कर जाएगी, वो डिक्रीज होगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आ जाएगी। यहाँ पर जो 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 आपका जवाब है वो ज्यादा आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल। वो कहेगा यार 98 बचे हैं तो दो बिके हैं, दो बिक गए हैं तो सेल ज्यादा हुई है, अब हमारे पास नहीं है। तो होगा यूं कि वो कहेगा कॉस्ट ऑफ सेल आपकी, अगर 1 लाख रुपए का एक लैपटॉप है, तो अगर फर्ज करें 1 करोड़ के बाकी बचे हैं, तो वो कहेगा नहीं कि 98 लाख के बाकी बचे हैं। तो होगा क्यों? तो वो कहेगा कॉस्ट ऑफ सेल आपकी ज्यादा है दो से, हालांकि पैसे उसके नहीं आए होंगे। ठीक है, अब देखें, अब इसमें आगे उसने तरीके नहीं बताए, ये यहाँ लिखे नहीं है। 3 तरीके होते हैं लाइफो, फाइफो, एवरेज, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और एवरेज। 3 तरीकों से, मिसाल के तौर पर एक तरीका है कि उसमें लास्ट इन होता है और लास्ट आउट करते हैं। जो सबसे पहले आया उसको सबसे पहले डिस्चार्ज करेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया सबसे पहले उसको आउट करेंगे। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे अख्ताम पर आखिरी वाला आया उसको पकड़ेंगे और सबसे पहले बेचेंगे। ये ममनू है, वो कहता है ऐसा ना करें, जो सबसे पहले आया उसको बेच दें, कोई बात नहीं, उसको कंसीडर करें स्टॉक में। और तीसरा एवरेज है कि उनकी एवरेज निकाल लें, और एवरेज निकाल के तो रेट बदलते हैं। फर्ज करें कि रेट बदल गया आपका, पहले 1 लाख रुपए का आ रहा था, फिर 1,05,000 का आ रहा था, फिर 1,07,000 का आ रहा था। तो इन सब की एवरेज निकाल लें तो पता चल जाएगा कि 30 जून को कितना स्टॉक बचा था, कितनी मालियत का। सिर्फ गिनती का इशू नहीं होता, उसकी वैल्यू का भी इशू होता है। जैसे फर्ज करें गंदम है, पहले आया एक दफा तो वो आई 1,000 फी मन के हिसाब से, फिर आई 900 रुपए के हिसाब से, फिर आई 1100 के। अब वो सारी मिक्स होती जा रही हैं, एक ही जगह जमा होती हैं। अब आपने उसको आइडेंटिफाइबल भी नहीं है, अलग अलग हिस्से, ठीक है उसके। तो अब आपने करना यूं है कि आपने एवरेज मेथड ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, एवरेज उसको करें कि वो पता चलता जाएगा कितने आए हैं कितने आउट हुए हैं, कितने आए हैं कितने आउट हुए हैं। सबके रेट दोनों को जमा करके उसका एवरेज निकाल लेते हैं कि इस वक्त एवरेजन कितने मालियत का पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप कहेंगे ना कि आप स्टॉक आपका कम पड़ा हुआ है, तो उससे मुराद यही होगा कि वो सारे का सारा बिक गया है, वो सारे का सारा बिक गया है। वो आप वो सारी कॉस्ट ऑफ सेल बना लेंगे कि ये अब नहीं है, तो उसका मतलब है कि ये सारी मेरी कॉस्ट ऑफ सेल है, तो कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज कर जाएगी। इस हवाले से ये जो गंदम है, फर्ज करें इसकी स्टॉक टेकिंग करनी है 30 जून को, तो 30 जून को इसकी स्टॉक टेकिंग करेंगे, तो फर्ज करें 10 मन निकलती है, तो आप कहेंगे क्लोजिंग 10 मन है, और बाकी जो बाकी बचेगा वो सारी कंज्यूम्ड है, चाहे उसमें से कोई 3 मन कोई ले गया हो। ठीक है, वो सारे का सारा आपका कंज्यूम में पड़ेगा कि आपने इस्तेमाल किया, कंपनी के खाते में पड़ेगी। ठीक है, इस हवाले से वो कह रहा है कि हम बड़े कॉन्शियस हैं, लाइफो यूज करेंगे तो और रिजल्ट आते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल कभी बढ़ जाती है, फाइफो करेंगे तो थोड़ी कम हो जाती है, एवरेज करेंगे तो और कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाती है। तो ये कम या ज्यादा होती है, तो लिहाजा आप जो अलाउड हैं सिर्फ आप उन्हीं को ही कर सकते हैं, तरीकाकार को, लाइफो, फाइफो और एवरेज। ठीक है, अदरवाइज आप नहीं ऐसा कर सकते।